आज ये महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में होगा, क्योंकि स्वाभाविक है, सबकी इच्छा होती है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ें जिससे मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन की पद्धति बदल जाए और जो पूरा लाइफ स्टाइल है वो बदलने का समय आ गया। लंबे समय से संघर्ष आप करते रहे और क्योंकि मैट की तैयारी, कैट की तैयारी, अन्य परीक्षाओं की तैयारी करके आप यहाँ आते हैं और उसके स्कोर के आधार पर आपकी यहाँ नामांकन करने का काम संस्थान के द्वारा किया जाता है। स्वाभाविक है, कम ही लोग जानते हैं कि एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में मतलब इतने होनहार बच्चे पढ़ने आते हैं, ये कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि सभी लोग परीक्षा देकर ही आते हैं और राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा को देकर इसमें एडमिशन होता है, उसके बाद ही उनके जीवन में बदलाव शुरू होते हैं। मैं धन्यवाद, बधाई भी देता हूं पूरी संस्थान को कि 100 बच्चे से शुरू करके आज 1600 बच्चे तक पहुंचे हैं और आगे भी सरकार का प्रयास रहेगा कि इसको आप बढ़ाकर 3000 बच्चे तक पढ़ाने का काम इस संस्थान में कीजिए। इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि लगभग 30,000 बच्चे आज तक इस संस्थान से पढ़कर निकले और देश और दुनिया में जाकर बिहार का नाम ऊंचा कर रहे हैं, बिहार की आर्थिक रूप से समृद्धि का रास्ता खोल रहे हैं और जीवन उनके बदल रहे हैं साथियों। और हमारे पास MBA के नाम पर जो सबसे बड़ी संस्थान है यही है। मैं अभी नीतीश मिश्रा जी से पूछ रहा था, क्योंकि ये पुराना है, और मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं कि नहीं, मतलब कहीं फॉरेन में जाकर 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, हम लोग जरूर चाहते हैं, उसमें सरकार सहयोग करेगी और प्रत्येक सेशन में कम से कम 100 बच्चे को बाहर भेजकर उनको दुनिया सिखाने का काम जरूर किया जाएगा साहब, क्योंकि गंगा से ग्लोबल, हम गंगा के बेसिन पर निर्भर हैं और गंगा के छोर पर रहने वाले लोग ग्लोबल पर जाना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं, दुनिया किस पद्धति से आगे बढ़ी है, क्योंकि दुनिया के लेवल पर जब तक हम नहीं आएंगे, उन मानकों पर नहीं आएंगे, तब तक हमारा विकास पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि अब तो रेगिस्तान में शहर बन रहे हैं, जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, वहां आप शहर देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी शहर होता है। तो इसलिए साथियों, मैं तो युवा पीढ़ी, क्योंकि आगे का भविष्य आप ही है, आप ही को आगे बिहार देखना है, और ठीक ही कहा नीतीश जी ने कि नेतृत्व करता भी आप ही है, क्योंकि आप स्किल्ड होंगे, आगे बढ़ेंगे। और नीचे 2-3 अनुभव हमें प्राप्त हुआ। मैं देखता था कि प्रखंडों में विधायक के तौर पर मैं तो 2 सीट पर विधायक के तौर पर विधायक बना, 2 बार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर काम किया। मेरा यह अनुभव था कि गांव में लोग कहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए भागलपुर जाएंगे, हमारे बच्चे मुंगेर जाएंगे, हमारे बच्चे पूर्णिया जाएंगे, हमारे बच्चे सहरसा जाएंगे, मतलब उस इलाके का जो बड़ा शहर था वहां भेजने की तैयारी होती थी और घर से लगभग 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर जाना पड़ता था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने पूरी तरह इन चीजों को दिखवाया, तो पता चला कि 211 ऐसे ब्लॉक हैं जहां कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम इसको चैलेंज लिया और 15 जुलाई से बिहार में सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम शुरू किया, क्योंकि बेसिक चीजों को वहां आवश्यकता देने की जरूरत थी।
और इसी 10 तारीख से, क्योंकि टीचर का भी कमी था हमारे पास जो रेगुलर कॉलेज हैं वहां भी टीचर कमी थे, उसमें भी वैकेंसी के लिए हम लोगों ने कहा कि परमानेंट भी आप बहाली कीजिए। और इसके साथ साथ 10 तारीख से, इसी 10 तारीख से, परसों से सबकी ज्वाइनिंग हो गई। जहां भी टीचर 211 कॉलेज में जिनको चिन्हित किया, सब लोग लगभग वहां ज्वाइन भी कर लिया और पढ़ाई शुरू करा दिया साथियों। इसलिए जो 211 कॉलेज थे, लोग कहते थे कि यहां तो टीचर ही नहीं है। कई मीडिया के साथी को मैंने देखा ये चर्चा करते। हम लोगों ने शुरुआत किया था, हम लोगों ने 15 जुलाई को शुरुआत किया और 10 अगस्त तक सबको टीचर देने का काम किया। और आगे भी 3 महीने में लक्ष्य है कि जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेजों में परमानेंट टीचर बहाल कर सभी कॉलेजों में उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा सर। और हम लोगों ने देखा नीचे, क्योंकि जब आप कोटा का अनुभव करते हैं तो आप स्वयं महसूस करते हैं कि लोग कोटा जाना क्यों चाहते हैं, कि वहां हम पढ़ेंगे तो हमारा नीट तैयारी हो जाएगा, जेई की तैयारी हो जाएगा, या अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, कैट की तैयारी हो जाएगा। इसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था शुरू कराया है। सभी 511 मॉडल स्कूल हम लोगों ने शुरुआत किया और उसकी संरचना में लाइव क्लासेस लाया, बिहार स्कूल लाइव क्लासेस लाया। और इसी 15 अगस्त से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि रात के 11 बजे भी यदि स्कूल के बच्चे रात के 11 बजे टीचर खोजेंगे तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रात के 11 बजे भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा सर। क्योंकि हमारे लोग, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए, ये मैं जरूर सोचता हूं। मेरी कल्पना यही है कि हमने तो इतिहास के पन्ने में मैं ही हूं, इतिहास के पन्ने में ये मगध, ये पाटलिपुत्रा था और इसका गौरवशाली इतिहास रहा। चाहे वो नालंदा के तौर पर, नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पर, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के तौर पर, इसी मगध के लोग, इसी पाटलिपुत्रा के लोगों ने जिसको सामाजिक, आर्थिक, समाज विकास और सामाजिक परिवर्तन की जो लहर है, इसी धरती से हुआ। और यदि इतिहास के पन्ने में देखेंगे तो स्वर्णिम काल देने वाला कोई और नहीं था, इसी बिहार की धरती, पाटलिपुत्रा की धरती का रहने वाला मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने और सम्राट अशोक ने लगभग 200 वर्षों तक इसी पाटलिपुत्रा से स्वर्णिम काल देने का काम किया, जो इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज। कई लोग आए, आतंकी आए, सबने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, सब जानते हैं। लेकिन उसकी संरचना को फिर से स्थापित करना, फिर से बिहार की समृद्धि कैसे लौटे, इस पर हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। और यह संस्थान एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। हम अभी सरकार के द्वारा जहां पर भी सामाजिक और आर्थिक विकास की चर्चा के लिए अध्ययन कराते हैं तो वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को ज्यादा हम लोग चुनते रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए जो नई युवा पीढ़ी हमारी आ रही है, जहां से, ये तो फैक्ट्री है, जहां मैनेजमेंट करके, बीबीए करके बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो इस फैक्ट्री से जो बच्चे निकल रहे हैं इसका लाभ बिहार की सरकार को भी मिले। इसलिए आगे के दिनों जब भी कभी हमको सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की चिंता करनी होगी तो बिहार के इसी एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के बच्चों को उससे जोड़ने का काम करेंगे और यहां अध्ययन का भी काम इसी संस्थान से कराने का काम किया जाएगा। साथियों, स्वाभाविक है, जीवन आपका बदलना चाहिए और जीवन तभी बदलेगा जब दुनिया के गति से हम चल पाएंगे। क्योंकि आज से
25 साल पहले याद कीजिए, बहुत कम लोग मैनेजमेंट करना चाहते थे। मेरे भगना ने जब पहली बार हमको कहा 2001-2 में कि हमको एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो मैंने पूछा एलन मिश्रा में पढ़ोगे? तो कहा कि मामा ऐसा नहीं है, 97% मार्क्स लाने के बाद ही एलन मिश्रा में एडमिशन हो रहा है। तो मेरे लिए भी वो शॉकिंग था जब मेरे परिवार के बच्चे ने हमसे पूछा कि हमको एलन मिश्रा में पढ़ना है। और मुझे खुशी है कि हमारे परिवार के सदस्य भी यहाँ से पढ़कर निकले और आज वो आगे अपने जीवन को स्टार्टअप के तौर पर आगे बढ़ाने का काम। लेकिन मेरा मानना है कि दौर बदलते गए। एक जमाना था, लोग कंप्यूटर के बारे में चर्चा करते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी। एक जमाना आया, मोबाइल आ गया, तो लोगों ने कहा कि मोबाइल से लोगों का काम जो है आसान के जगह पर और दुर्लभ होता जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि इंटरनेट की आवश्यकता सबको पड़ गई। आज जीवन के पद्धति में, जीने के पद्धति में इन सब चीजों की जरूरत पड़ गई। आज बिना कंप्यूटर के दुनिया को नहीं जान पाएंगे और बिना मोबाइल के दुनिया के चीजों को अपने ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दुनिया बदलता गया, कभी फेसबुक आया, कभी ट्विटर आया, इंस्टा आया, अब तो एआई आ गया साथियों। और एआई इसलिए मैंने कहा कि मैंने अभी 2-3 विभाग में इसका अध्ययन कराया। मैंने अध्ययन कराया बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। मैं, क्योंकि बिहार की आर्थिक स्थिति का हिस्सा आप जानते हैं, 3,47,000 करोड़ के बजट में हमारा संसाधन मात्र 60 से 65,000 करोड़ रुपया का है। हमारे पास जो रेवेन्यू है मात्र 60 से 65,000 करोड़ का। इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से विकसित भारत की कल्पना में लगभग 2,80,000 करोड़ से अधिक की राशि हमें मिलती है, जिससे बिहार की समृद्धि का रास्ता खुलता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एआई जब प्रयोग मैंने किया बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, जो 100 रुपये का एस्टिमेट था वो घटकर 94 रुपया का हो गया। सिर्फ एआई के प्रयोग से जहां डुप्लीकेसी था वो खत्म करने का काम एआई ने किया। इसलिए आपके जीवन में अब एआई के बिना और पूरी टेक्नोलॉजी के बिना आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सामाजिक संरचना हमारे इस बिहार की ऐसी है, 14 करोड़ की आबादी, जो दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक है। हमसे आगे इंडोनेशिया निकल चुका, पीछे छूट गया। हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका है, हमसे पीछे पाकिस्तान छूट चुका है। हम इतने डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं। मैंने वो बिहार देखा जब बिहार का बजट 6,000 करोड़ का था और 6,000 करोड़ के बजट में 4,000 करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ रॉयल्टी से आता था, माइंस के रॉयल्टी से आता था। और जबकि इसी बिहार में टाटा भी था, बोकारो भी था, धनबाद का माइंस भी था। 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था और 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लेकिन नेतृत्व नहीं था, जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि देश में और इस प्रदेश में, देश में जब भी सरकार बनी तो बिहार को उचित स्थान नहीं मिला। लेकिन जब बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने संभाला, सरदेव सुशील मोदी जी ने सहयोगी बनकर काम किया, तो जो वित्तीय प्रबंधन था उसको ठीक किया। आज हमें गर्व है, 2024 में मैं फाइनेंस मिनिस्टर था और मैं बजट पेश कर रहा था, तो मेरे 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया। जिस झारखंड के पास 87% रेवेन्यू था, उसका बजट
1,39,000 करोड़ का था और मैं बिहार का बजट पेश कर रहा था तो 3,17,000 करोड़ का बजट पेश कर रहा था। और इसका दो कारण है साथी। एक, जो हमारी कमजोरी दो है। एक कमजोरी है हमारी आबादी, जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन में 14 करोड़, देश की आबादी का 10वां भाग। और दूसरा पानी, अपना पानी नहीं, नेपाल से आया हुआ पानी हमें तबाह करता है। पानी के मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ने का काम शुरू किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि आप मैनेजमेंट के छात्र हैं, बिहार में 2005 में लगभग 21 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई युक्त होता था, सिंचित जमीन था, और आज वो बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर जमीन हो गया। आज सोचिए वाटर मैनेजमेंट का काम कैसा हो। और आगे के दिनों में भी मैंने 3 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए कहा है कि इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, चाहे वो कोसी हो, नारायणी जो गंडक के नाम से जानी जाती है, और तीसरा गंगा। जब हमको बक्सर में पानी मिलता है साथियों, तो वो 4 किलोमीटर का एक स्पैन है। पटना आते आते वो 11 किलोमीटर का गंगा का स्पैन हो जाता है। बख्तियारपुर पहुंचते पहुंचते ये 16 किलोमीटर का स्पैन होता है। और आप यदि मुंगेर के इलाके में पहुंचिएगा तो ये लगभग 20 किलोमीटर का स्पैन है। आप सोचिए कि जितना पानी हमको मिलता है उसके 5 गुना अधिक पानी हम बंगाल की खाड़ी को छोड़ते हैं। मैंने ऑब्जेक्शन किया है, ये पानी हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, हमको तबाह करता है नेपाल की पानी। और जब कोसी में बाढ़ आया साथियों, मैं अभी 4-5 दिन पहले मौसम विभाग के समीक्षा में कर रहा था। जिस बिहार में, नॉर्थ बिहार में 22 जिले में से 16 जिले ऐसे होते थे जो बाढ़ प्रभावित होते थे, आज वो घटता घटता मात्र 2000 गांव बचे हैं जो रिवर बेड में हैं, इसलिए वहां बाढ़ की स्थिति है। इसको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्लान है कि कोसी के बेसिन को ठीक करना, गंडक के बेसिन को ठीक करना और गंगा के बेसिन को ठीक करना, और इसको पूर्ण रूप से इरिगेशन और रोड बनाकर पूरी तरह दोनों साइड पर 4 लेन क्रिएट करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल हब बनाना। लोग कहते हैं कि बॉम्बे में सी फेसिंग घर खोजते हैं। मैंने कहा कि आप बिहार आइए, बिहार में गंगा फेसिंग घर मिलेगा, कोसी फेसिंग घर मिलेगा और गंडक नारायणी फेसिंग घर मिलेगा, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट को और अच्छा करना है। दूसरा, आबादी का लाभ मिला साथियों। जब तक इस देश में जीएसटी नहीं था तो जिस राज्य में फैक्ट्री होता था उसी राज्य को पैसा मिलता था, और हम पीछे छूटते जाते थे, क्योंकि श्री बाबू के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्री को उतना फोकस नहीं किया। आज वो परिस्थिति बन गई है कि हमको अब सबसे अधिक शिक्षा में काम करना है। यहां बैठे हैं अर्बन टाउनशिप के लिए माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी, अभी 12 शहर नए बसाने का काम लगभग 6.5 लाख एकड़ में कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते देखते, हम लोगों ने देखा कि चंडीगढ़ को देखते देखते खूबसूरत शहर बन गया, गुड़गांव को देखते देखते गुड़गांव एक बड़ा शहर बन गया, नोएडा बन गया, बेंगलोर लोग जाना चाहते। हमने कहा कि ये सारी व्यवस्था, चाहे वो पटना के बगल में पाटलिपुत्रा हो या सोनपुर के बगल में हरिहरनाथ हो, ये सारी व्यवस्था कीजिए। दुनिया के मानक पर हम लोग टाउनशिप बनाने का काम इसी बिहार की धरती पर करेंगे साथी।
और ये इकोनॉमी है, एकदम समझ लीजिए कि 6.5 लाख एकड़ जमीन लोगों ने, हमारे मीडिया के साथी ने लिखा, हेडलाइन किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट के द्वारा इसके जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगाया। मैंने कहा कि ये खरीद बिक्री रोक नहीं है, हम तो प्लान बना रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं। मास्टर प्लान बन गया और 1 अगस्त से सबको खरीद बिक्री पर फिर भी कर दिया। हम लोगों ने प्लान कर दिया। मेरा मानना है कि पटना में लगभग 81,000 एकड़ जमीन पर हम टाउनशिप बना रहे हैं। सिर्फ पटना में इन्वेस्टमेंट होगा तो सिर्फ 8 लाख करोड़ रुपए का पटना टाउनशिप में अकेले इन्वेस्टमेंट करने का काम दुनिया के लोग करेंगे साथियों, क्योंकि ये बदला हुआ बिहार है। देखिए, वो दौर बदल गया जब आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से राज चलाते थे। सड़क पहुंच चुका है, बिजली पहुंच चुकी है, पानी हम पहुंचा चुके हैं, बेसिक नीड लोगों को पहुंच चुका। अब इससे उड़ने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा, आप गंगा के मैरीन ड्राइव देखने जाते हैं, खुश होके आते हैं। 21 किलोमीटर का सड़क है, इसको देखकर इतना खुश होते हैं कि भाई बॉम्बे से मैच कर गए। बॉम्बे ने बनाया 1975 में, हमने बनाया 2025 में, 2012 में यह सैंक्शन हुआ। 13 साल लगे, क्योंकि हम गरीब राज थे, हमने धीरे धीरे पैसा लगाया। लगभग 6,000 करोड़ रुपया लगा साथियों, लेकिन 13 साल लगा। समय का महत्व है। इस बार हम लगभग 200 किलोमीटर बना रहे हैं और लगभग 125 किलोमीटर पर काम शुरू कर दिए। इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का आएगा। राज्य सरकार पैसा नहीं लगाएगी, लेकिन मैरीन ड्राइव गंगा में भी दिखेगा और सोन नद पर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये टाइम फ्रेम पहले 13 साल में हमने पूरा किया, ये 2030 के चुनाव के पहले 5 साल के अंदर इस पूरे मैरीन ड्राइव को बनाने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का दौर आ चुका साथियों। अब हमको पीपीपी मोड पर आना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। हम नीतीश जी के साथ गए मधेपुरा में लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया। बेतिया में लगभग 700 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन वहां ना प्रोफेसर रहने के लिए तैयार है, ना डॉक्टर रहने के लिए तैयार। हम लोगों ने कहा कि किशनगंज में मेडिकल कॉलेज प्राइवेट चल सकता है, डिहरी में मेडिकल कॉलेज चल सकता है, सहरसा में मेडिकल कॉलेज चल सकता है, सरकार का क्यों नहीं चलेगा? तो मैंने कहा कि अब सारे चीजों को पीपीपी मोड पर लाइए। जनता को सुविधा चाहिए, और सुविधा क्योंकि हम 5 लाख आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से लोगों को सुरक्षित करते हैं, तो जनता को लाभ मिले, 10 करोड़ बिहारियों को इसका लाभ मिले। तो हम लोगों ने इस बार तय किया कि पूरे बिहार के 38 के 38 जिले में जहां सरकारी है वहां चलता रहेगा, जहां सरकारी नहीं है सभी जगह पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। इसलिए अब फैसिलिटी की जरूरत है साथियों। और हमारे छात्रों को तो विशेष तौर पर, अभी नीतीश मिश्रा जी बता रहे थे, लगभग 5,000 से अधिक लोगों को स्टार्टअप के सहयोग करके बिहार सरकार ने आगे बढ़ाया। कई उद्योग के सेक्टर में समर्थन किया। आगे कई चीजों को फोकस करना पड़ेगा साथियों, चाहे वो उद्योग हो, शिक्षा हो, टाउनशिप हो और खेल हो। खेल पर भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ खड़ापन होना पड़ेगा। हम स्टेडियम्स भी बना रहे हैं। मनुल हक स्टेडियम 96 में लास्ट वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद
किसी ना किसी परिस्थिति से वो गड़बड़ाता गया। उस पर भी जब मेरे पास ये फाइल आया कि इसमें 600 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनाना है, तो मैंने कहा कि आप ना खेल खिलवा सकते हो ना बना सकते हो। ये अधिकार तो बीसीसीआई के पास है कि वो खिलाएगा किसको। देश के खेल में सभी संस्थानों का योगदान। तो मैंने कहा कि मोनूल हक स्टेडियम बीसीसीआई को दे दी, और बीसीसीआई से जब मैंने बुलाकर बात किया तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, 500 करोड़ का स्टेडियम हम बनाएंगे, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज वहां शुरू हो गया साहब, काम शुरू हो गया। इसलिए कई सेक्टर हैं जिसमें जरूरत है हम लोगों को, और ये युवा पीढ़ी जिस दिन बाहर आप यहां से पढ़कर निकलेंगे, और इसलिए मैंने एक शब्द जोड़ा है कि 1 महीना के ट्रेनिंग के लिए गंगा टू ग्लोबल का जो कंसेप्ट है हमारा, इसको लेकर दुनिया के अच्छे यूनिवर्सिटी से नीतीश मिश्रा जी और लक्ष्मी जी से आग्रह करूंगा कि आप लोग बात कीजिए कि ऑक्सफोर्ड वगैरह कोई बड़े इंस्टीट्यूशन से बात करके 1 महीने के ट्रेनिंग के लिए एलन मिश्रा से बच्चे वहां जाए, वहां की चीजों को सीखकर बिहार को समृद्ध बनाने के लिए फिर से वापस आए। और ये जन्मभूमि है साथियों। अच्छा काम तो जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका तो अच्छा होना ही है, वो आगे जाएंगे ही। मैं तो जब भी कभी हमसे कोई बिहार के लोग मिलते हैं तो मैं 2 चीज उनको जरूर कहता हूं कि कर्म भूमि आपका जो भी रहा हो, लेकिन जन्मभूमि को नहीं संवारिएगा तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ये जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि को सुंदर बनाना है, क्योंकि यहीं पर हम जन्मे और यहां से कई लोग बाहर गए, कई लोग किसी परिस्थिति में बाहर गए, लेकिन बड़े बड़े लोग हुए। उन लोगों से मैं जरूर जब भी मिलता हूं तो यही कहता हूं कि बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलिए और आप लोग जरूर इसमें आगे बढ़ने का काम कीजिए। लेकिन मैं फिर से आज आगाज 2026 में आप तमाम छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आपके जीवन और निखरे और इस संस्थान का पूरा लाभ लेकर अपने जीवन को बदलने का काम कीजिए। माननीय मंत्री जी और डायरेक्टर साहिबा ने 2-3 आग्रह किया है। संस्थान के लिए जो भवन निर्माण के बगल में जो जमीन उपलब्ध है, जरूर आपके बिल्डिंग बनाने के लिए आपको उपलब्ध कराने का काम बिहार सरकार करेगी, जिससे कि यहाँ के बच्चों को फैसिलिटी मिल सके। दूसरा, संस्थान में एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के ऊपर स्थापित करने का काम भी बिहार सरकार करेगी। साथ क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी की भी स्थापना यहां पर किया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों को इसका पूरा लाभ मिल सके। और जो नए बिल्डिंग बने आपके, उसमें जरूर ये प्रयास कीजिए कि सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस स्थापित किया जाए। उसके क्षेत्र में भी विकास और प्रशिक्षण का केंद्र बन सके एलन मिश्रा, उसकी भी स्थापना इस इंस्टीट्यूट में करने का काम बिहार की सरकार करेगी साथ। इसलिए और भविष्य में स्वाभाविक है 1973-74 के में यहाँ पर जब इंस्टीट्यूट बना होगा तो यह पूरा इलाका खाली खाली ही दिखता होगा, क्योंकि मैं जब 81 में पटना आया हूं तब से मैं देख रहा हूं ये पूरा तो इलाका ही खाली रहता था। बेली रोड उस जमाने में पहला केबलिंग वायरिंग जो होता है अंडरग्राउंड वायरिंग, ये पहला कहीं हुआ था तो पटना के बेली रोड में हुआ 84-85, लेकिन हम पीछे छूट गए, अब हम कर रहे हैं। तब सोचिए 84-85 में इस तरह की कल्पना की गई थी। तो इसलिए आगे के दिनों में मैं नीतीश मिश्रा जी से ही आग्रह करूंगा, क्योंकि नगर विकास मंत्री हैं, कि अभी जो नया टाउनशिप आप बना रहे हैं उसमें एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट को 10 एकड़ जमीन अलग से दीजिए, जिसमें पूरी व्यवस्था नए स्तर पर खड़ा करने का काम किया जाएगा सर।
इसलिए मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और जरूर आग्रह करूंगा कि आपके जीवन सही वही सपना वही पूरा होते हैं जिनके लिए नींद से ज्यादा मेहनत की जाती है। रोजगार लेना बहुत जरूरी है, लेकिन रोजगार देने वाला बनना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। बदली दुनिया में सबसे सुरक्षित वही है जो लगातार सीखता रहता है। आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, वो खुद से है, जिससे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलते रहेगी। मैं फिर से आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।